गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सोशल साइंस में अपना लास्ट चैप्टर जो है उपभोक्ता और विविध जागरूकता वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में अपना जो अगला टॉपिक अगला चैप्टर जो आता है वो कौन सा है? सड़क सुरक्षा शिक्षा। तो सड़क सुरक्षा से संबंधित अपने को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? सड़क सुरक्षा शिक्षा। अब सड़क सुरक्षा का मतलब ये है कि सड़क की सुरक्षा नहीं, हमें सड़क पर चलते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो उससे संबंधित हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो ये सड़क सुरक्षा, ये हमारे एग्जाम में 2 नंबर का सवाल इसके अंदर के पूछा जाता है और बहुत इजी टॉपिक है। इसको अगर ध्यान से समझोगे तो पहली बात तो अपन बात करते हैं सड़क सुरक्षा शिक्षा। तो सड़क सुरक्षा शिक्षा से संबंधित अपने लिए 2-4-5 महत्वपूर्ण बातें वो ध्यान अपने को रखनी है कि अपने को सड़क पर चलते हुए, अब यह शुरू अपन करते हैं घर से बाहर निकलते हुए, घर से बाहर निकलने पर यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। यातायात यानी अपनी जो यातायात पुलिस जो होती है या यातायात वालों के द्वारा जो बनाए हुए नियम हैं उन नियमों का पालन हमें करना चाहिए। क्या होगा? दूसरी चीज़ अपन बात करें कि अगर यदि कोई टू व्हीलर लेकर के अपन घर से बाहर निकल रहे हैं तो टू व्हीलर लेकर जब अपन निकलते हैं तो अपने को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अपने पास हेलमेट है कि नहीं है। तो आज जयपुर में तो ये स्थिति है कि आप अगर 2 व्यक्ति जा रहे हो तो दोनों के पास हेलमेट होना चाहिए। अब क्योंकि दोनों के पास हेलमेट से हमारा अभिप्राय सीधी सी बात है कि अगर पीछे बैठने वाला व्यक्ति एक व्यक्ति हेलमेट लगाता है, एक नहीं लगाता है। हालांकि सभी जगह, जयपुर में नहीं, आप जयपुर से बाहर जाते हो कहीं जाते हो तो आपके पास हेलमेट होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, कई बार आपके साथ दुर्घटना जब घटित हो जाती है तो उस दौरान हेलमेट आपकी सुरक्षा करता है। क्योंकि आपका जो शरीर पे कहीं भी चोट लग जाती है उस चोट को वापस कोई टूट फूट हो जाती है, हाथ पैर टूट जाते हैं, कुछ हो जाता है तो वो चीज़ें आपने क्या होती है हॉस्पिटल के माध्यम से हम क्या होते हैं जीवित रहते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर सुरक्षा प्रदान कर देते हैं अपन, तो सुरक्षा प्रदान करने के बाद में इसके चोट नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि इसके अगर चोट लग गई तो हमारा शरीर चाहे पूरे काम करता हो लेकिन अगर ये काम नहीं करता तो इंसान के जीवित रहने का कोई औचित्य कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए इसकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हेलमेट जो है उसकी बाइक लेकर निकलते वक्त हेलमेट लेकर जरूर निकले। बिना हेलमेट के आप यात्रा नहीं करें। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान अपने परिवार के सदस्यों को भी इस चीज़ों से अवगत कराएं। यदि कोई पापा या परिवार के कोई सदस्य बाहर जा रहा है तो उनको याद दिलाएं कि आप हेलमेट लेकर जाएं, ऐसे नहीं जाएं। क्योंकि इससे दुर्घटनाओं से बचने, तो दुर्घटना जरूरी नहीं, हम अपने रास्ते पे सीधे सीधे सही चल रहे होते। हम कई बार बोलते हैं कि यार मैं तो अपने रास्ते चलता हूँ, कौन आगे, तो ऐसा कोई कंडीशन, सामने वाला व्यक्ति, कई बार क्या होता है ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम अपने रास्ते चलते लेकिन अपने रास्ते चलते हुए कभी आके एक्सीडेंट हो जाती है, ऐसी दुर्घटना घटित हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम किसको दोष देंगे? दुर्घटना तो अपने साथ घटित हो चुकी है। तो उन चीज़ों का विशेष रूप से पहले ही ध्यान रखते हुए अपने को क्या करना चाहिए, ऐसी सुरक्षा से संबंधित यातायात नियमों का पालन करते हुए सड़क पर यात्रा करनी चाहिए। या अन्य किसी भी क्षेत्र में अपन यात्रा करते, आप 4 व्हीलर लेकर जाते हो तो 4 व्हीलर के अंतर्गत सीट बेल्ट लगा कर चले। क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि अपन बड़ी तेज़ी के साथ एक साथ ब्रेक मारते हैं तो उस दौरान क्या होता है, व्यक्ति सामने उसके लिए दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो इसीलिए सीट बेल्ट की आवश्यकता होती है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हुए अब इसमें अपने टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अपने दिया हुआ है एक BRT बस रैपिड ट्रांसपोर्ट। अब हालांकि इसमें और जोड़ दो BRTC का अर्थ क्या होता है? बस रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये होता क्या है? बस रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो होता है, यानी इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है तो अपन इसके बारे में अपन जब देखते हैं कि शहरों के अंतर्गत, शहरों में बढ़ती आबादी के कारण कई बार सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। उन्हीं सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए कई बार अपन देखते हैं कि BRT यानी जो अपने सरकार द्वारा संचालित जो बसें होती है वो जब रोड पर संचालित होती है, रोड पर चलती है, तो उनको क्या है, सवारी को बिठाना भी पड़ता है और उतारना भी पड़ता है, दोनों परिस्थितियाँ होती है। तो उनके लिए क्या एक समस्या बनी रहती है कि वो जहाँ रोकते और बिठाते या चढ़ाते उस जगह पर क्या होता है, भीड़ भड़का ज़्यादा रहता है। तो भीड़ ज़्यादा होने के कारण जो अन्य जो वाहन होते हैं उन वाहनों का संतुलन कई बार बिगड़ जाता है और एक्सीडेंट जैसा घटना घटित हो जाती है, एक्सीडेंट जैसा खतरा बना रहता है। तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए सरकार ने क्या किया, जैसे अपने पास सिटी में ये अपनी कोई रोड है और इस रोड पे क्या हुआ, ये डिवाइडर है। अब आज सरकार ने क्या किया, इस डिवाइडर के स्थान पर इसको थोड़ी चौड़ाई दे करके ये वाला जो साधन आने और जाने के लिए ये रास्ता है
और जो ये वाला जो रास्ता है इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया, और जो बसें होती है सॉरी जो बसें होती है जैसे बीआरटी कॉरिडोर इसको कहा जाता है, बीआरटी कॉरिडोर, यानी ऐसी सड़क पर ऐसी व्यवस्था करना जिसमें क्या है केवल बसों का, यात्री बसों का ही संचालन हो। तो यात्री बसों का संचालन होगा तो अन्य वाहन इधर और इधर जाएंगे और इधर सॉरी तो इस प्रकार से ये अन्य व्हीकल का आवागमन इस प्रकार से चलता रहेगा और बसें जो है इस कॉरिडोर में आती जाती रहेगी। इस पे क्या है, इस प्रकार स्टैंड बनाए हुए बेटा घबराना मत, कोरोना वरोना कुछ नहीं है, ऐसा नहीं छींके आ रही है तो आप तो मस्त होकर पढ़ाई करो, ऐसा कुछ नहीं होता है, बीमारी सब अफवाह है। आप ध्यान जरूर रखिए अपनी सेहत का, और सेहत का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करते रहे। तो अपन बात कर रहे थे बीआरटी कॉरिडोर के बारे में कि बीआरटी जो कॉरिडोर है वो बीआरटी कॉरिडोर केवल बसों के लिए ही संचालित होता है, बसों के लिए ही बनाया जाता है, जिसमें यात्री बसें जो होती है वो संचालित होती है। अब इसको अपन थोड़ी इसमें बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं कि बस रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर जो होता है एक ज्वलंत, आज वर्तमान में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। दुर्घटनाएं इतनी ज़्यादा घटित होने लगी, जनसंख्या आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ने लग गई, तो उन सभी चीज़ों के कारण ऐसी समस्या उत्पन्न होती जा रही है। अब इन सभी व्यवस्थाओं से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, अब सार्वजनिक परिवहन क्या होता है, सरकार द्वारा संचालित बसों का उपयोग करने वाले जो यात्री होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। उपयोग करने वालों की यात्रा के समय को कम करने के उद्देश्य से अब उनके मध्य क्या है, कई बार ये अपन इसमें बात करें कि बीआरटी कॉरिडोर नहीं है और वैसे बसें संचालित हो रही है। अब यहाँ पे क्या होता है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक बस के माध्यम से अपने ऑफिस में पहुँचना है, अपने ऑफिस जाना है। अब वो ऑफिस जाने के लिए घर से यहाँ से निकल कर वो यहाँ स्टैंड पे गया, स्टैंड से बस में बैठा, अब ये बस यहाँ से उसका ऑफिस यहाँ पर है, इस ऑफिस में पहुँचने, अब वो सोचता है कि वहाँ से 1 घंटे में अपन पहुँच जाएंगे, लेकिन यहाँ से उसके घर की जो दूरी है वो 1 घंटे की दूरी नहीं है, लेकिन वो यहाँ से ट्रैफिक के कारण, क्योंकि जनसंख्या आज इतनी ज़्यादा हो चुकी है, हमारे व्हीकल इतने ज़्यादा हो चुके हैं, उसके कारण उसका यहाँ से 8 बजे निकलता है, उसको पहुँचना है कितने, 9 बजे, और 9 बजे की जगह वो पहुँचता है 11 बजे। यानी इस रूट को पार करने में उसको कितना समय लग जाता है, 3 घंटे का समय लग जाता है। तो उसके लिए आज वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या ये बनती जा रही है कि कोई भी व्यक्ति जब घर से बाहर निकलता है तो अपने निर्धारित गंतव्य तक पहुंचने में कई बार लेट हो जाता है। तो उन सभी अब ये किसके साथ ज़्यादा होता है कि जो अपने स्वयं के व्हीकल से नहीं चलकर सार्वजनिक बसों का प्रयोग करते, सार्वजनिक बसों का प्रयोग करते तो बसें कई बार क्या होती है, ट्रैफिक में फंस करके लेट हो जाती है। तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए सरकार ने क्या किया, इस बीआरटी कॉरिडोर का निर्माण किया कि इसके अंतर्गत अन्य कोई भी वाहन नहीं चलेगा, अन्य वाहन इन रास्तों पर चलेगी, केवल इसके अंदर बसें, जो सार्वजनिक बसें हैं, यात्री बसें जो होती है उन्हीं का संचालन होगा, ताकि व्यक्ति अपने निर्धारित गंतव्य तक समय पर पहुंच सके। तो उसके लिए बीआरटी कॉरिडोर की आवश्यकता पड़ी। तो अपन बात कर रहे थे कि यात्रा के समय को कम करने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया। अब कुछ सुझाव जो है इस प्रकार, सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग को विचित्र उत्प्रेरक योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित और अभिप्रेरित किया जाए, ताकि इस ऐसी जो योजना है उन योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों तक पहुँचाया जाए, लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। छोटी और मध्यम श्रेणी की कारों के अलावा प्रत्येक वाहन के लिए, अब छोटी और मध्यम श्रेणी के जो वाहन होते हैं, यानी ये जो रोड है, अपने कोई भी जो रोड है, इस रोड पर भी ये निर्धारित होना चाहिए कि इस पर क्या है, 2 व्हीलर चलेंगे, इस पर छोटी गाड़ियाँ चलेगी और इस पर भारी गाड़ियाँ चलेगी। इस प्रकार से अभी वर्तमान में हालांकि ट्रैफिक रूल के अकॉर्डिंग ये निर्धारित है, लेकिन फिर भी इसको सख्ती से पालन इसका व्यक्ति नहीं करते। तो इसकी सख्ती से पालन करवाने के लिए सरकार को ऐसा कानून बनाना होगा जिससे इन लोगों को सख्ती से इसका पालन करवाया जा सके। बस लेन का उपयोग करना अनिवार्य हो, ताकि कार लेन में होने वाली भीड़ की समस्या को कम किया जा सके। यानी इसमें भारी वाहन चलेंगे, इसमें हल्के वाहन चलेंगे, इसमें छोटे वाले वाहन चलेंगे। इस प्रकार से अपनी अपनी लाइन में अगर चलेंगे तो उससे क्या हो, ऐसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि बस लेन जो होता है वो काफ़ी स्थान घेर लेता है, जबकि दिन में अधिकतर समय, दिन के अधिकतर समय क्योंकि बसों का आवागमन जो है वो कम होता है, अन्य छोटे साधनों का आवागमन ज़्यादा होता है। तो ये क्या होता है, कई बार अभी इस भीड़ के अंतर्गत बस चल रही है, बस यहाँ रुक गई। अब बस रुक गई तो छोटे जो साधन आते हैं वो तो इसके पीछे खड़े रहेंगे, जब तक ये सवारी को बिठाएगी तब तक इसके पीछे खड़े रहेंगे। तो इस प्रकार से और ज़्यादा ट्रैफिक में इस प्रकार समस्याएं देखने को मिल जाती है। दोपहिया और तिपहिया वाहनों द्वारा दोपहिया लेन का सख्ती से उपयोग किया जाए, सख्ती के साथ, यानी जो उनको निर्धारित जो लाइन है उस लाइन का ही वो उपयोग करे। ऐसा नहीं हो
कि वो निर्धारित लाइन का उपयोग ही नहीं करते हो। नेक्स्ट अपन बात करें पैदल चलने वालों के लिए सड़क पार करना सुविधाजनक बनाने के लिए थोड़ी दूरी पर फुट ओवर ब्रिज। अब जैसे यहाँ से अपने को यहाँ पे कोई बस स्टैंड है और यहाँ पर सवारियों को उतारते, तो यहाँ से इधर अगर किसी व्यक्ति को रोड क्रॉस करना है तो उसके लिए समस्या बन जाती है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, स्वचालित फुट ओवर ब्रिज का निर्माण करना चाहिए, जिससे क्या है साधन भी चलते रहे और व्यक्ति ऊपर से आसानी से अपने रोड को क्रॉस भी कर सके। फुट ओवर ब्रिज का निर्माण करवाया जाए। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़कों पर परिवहन की सबसे ज़्यादा व्यस्तता के समय प्रत्येक दिशा के आबादी का घनत्व भलीभांति अध्ययन करके अपने को ये भी पता होना चाहिए कि जैसे अपन बात करें, ये जो बात बताई जा रही है इसमें इस चीज़ का विशेष यातायात वालों को इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपन कई बार देखते हैं। आपके सामने भी ये चीज़ सामने कई बार आ चुकी है, लेकिन आप इसको नोटिस नहीं करते हो कि अपन कई बार ये देखते हैं, जैसे अपने ये पास में ही जो हल्दीघाटी गेट है, उस हल्दीघाटी गेट पे ये टोंक रोड है और ये टोंक रोड से ये हल्दीघाटी का रास्ता आ जाता है। इस प्रकार से ये सामने वाला रास्ता चला जाता है। ये अपना यहाँ पे जिसको चौराहे बोलते हैं हल्दीघाटी गेट, वो हल्दीघाटी गेट है। अब यहाँ से अपन कई बार देखते हैं कि इस जगह बत्ती लगी हुई है, हर जगह क्या है बत्तियाँ लगी हुई है, रेड ग्रीन और येलो 3 प्रकार की बत्तियाँ होती है। रेड बत्ती किसके लिए, स्टॉप रुकने के लिए। ग्रीन वाली जो बत्ती है वो चलने हेतु यानी आगे बढ़े। और तीसरी जो बत्ती होती है वो ही होती है येलो। और ये कौन सी है, ग्रीन। और येलो वाली जो है वो यानी सामने देखे पहले कि कौन सी बत्ती है, उसके बाद में ही आगे बढ़ने का प्रयास करिए। अगर आपको येलो के बाद में ग्रीन नज़र आ रही है तो आप आगे बढ़े, और येलो के बाद में अगर रेड नज़र आ रही है तो आपको वहीं रुकना है। तो इस चीज़ के ध्यान में रखते हुए 3 प्रकार के यानी रेड, ग्रीन और येलो 3 सिंबल होते हैं ट्रैफिक के हर जगह पे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं इस रूट से अपन जाते हैं इधर, और यहाँ पर जाकर अब खड़े होते हैं तो ये वाला जो सामने वाली जो इधर जाना है या इधर जाना है अपने को, तो ये वाली जो बत्ती है इसमें टाइमिंग होता है 15 सेकेंड का। कितना, 15 सेकेंड का। यानी आपको यहाँ से इधर आगे पार करना है तो उसके लिए 15 सेकेंड का टाइम मिल रहा है, 15 सेकेंड में पार कर लो फिर से। और जब ये इधर से इधर जाते हैं या इधर से इधर आते हैं तो इनको टाइम मिलता है 80 सेकेंड। इनको 80 सेकेंड मिल रहा है, यहाँ पर 15 सेकेंड मिल रहा है। ऐसा क्यों है? तो यही चीज़ अपन बात कर रहे थे, आपकी बुक में यही पॉइंट दिया हुआ है कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़कों पर परिवहन की सर्वाधिक व्यस्तता के समय प्रत्येक दिशा के घनत्व का भलीभांति अध्ययन करके प्रत्येक यातायात सिग्नल पर समय निर्धारित किया जाए। अब अपन देखते हैं कि ये क्या है, मेन रोड है और इस पर क्या है, साधन व्हीकल ज़्यादा चलते हैं। ये साइड वाला रोड है, इस पर इतने व्हीकल साधन नहीं चलते, तो सबसे ज़्यादा जो भीड़ होगी वो इस पर होती है। तो इनको ज़्यादा समय इसलिए दिया जाता है ताकि इधर से जब धीरे धीरे 15 सेकंड का टाइम दिया उतने में वो निकल गए, फिर पीछे वाले आएंगे तब तक, तो इनको टाइम ज़्यादा दिया जाता है। तो सिग्नल का जो समय आबादी को ध्यान में रखते हैं। अब कई बार ये इसके अलावा पर कोई भी चौराहा है, ये चौराहा है, अब इसमें अपने को ये अध्ययन करना है कि इस क्षेत्र से व्यक्ति ज़्यादा आते हैं, इस क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं, इसमें चारों में से कौन से क्षेत्र से व्यक्तियों का आवागमन ज़्यादा होता है। अगर इस क्षेत्र से आवागमन ज़्यादा होता है व्यक्तियों का तो इधर सामने वाला जो समय जो बत्ती लगी होगी, इस बत्ती का जो समय वो बढ़ाया जाना चाहिए, उसका समय निर्धारित उसी के अनुरूप किया जाए जिधर आबादी का ज़्यादा घनत्व हो, आबादी ज़्यादा निवास करती हो, तो उसी के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके बारे में ये अपने बीआरटी कॉरिडोर और बीआरटी के बाद में अपन जो बात कर रहे थे, और उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये अपना बीआरटी हो गया। तो दूसरा वाला जो विकास की अपन बात करें कि विशेष रूप से हम सड़क पार करते वक्त या कोई भी सार्वजनिक जो स्थान होते हैं उन सार्वजनिक स्थानों पर वृद्धों के लिए क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उन सभी का ध्यान भी इसके अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा अपना जो टॉपिक है वो है कस्बों शहरों में बुनियादी संरचना का विकास समाज के प्रत्येक वर्ग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उचित व्यवहारिक योजनाओं के बाद किया जाना आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप सभी सड़कों, पगडंडियों, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थानों पर विशेष योग्यजन की आवश्यकता अनुसार। अब इसमें अपन बात कर रहे हैं केवल विशेष योग्यजन की, विशेष योग्यजन। अब विशेष योग्यजन अपन किसको बोलते हैं? कोई भी व्यक्ति जो विकलांग होते हैं
या जो चलने में असमर्थ होते हैं या ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक अपन उन स्थानों को बोलते हैं जिनकी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है, जिनका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस होता है, अब वो सार्वजनिक है, वहाँ पर हर व्यक्ति को जाने का अधिकार होता है। तो उनके लिए वहाँ पर जैसे ये वाला जो कोई ऑफिस है और इसका ये गेट है, अब इस गेट पर क्या है जैसे, तो यहाँ पर रैंप की व्यवस्था भी होनी चाहिए सीढ़ियों के ऊपर और इनके ऊपर, ताकि वो जो वृद्ध व्यक्ति है वो निर्धारित गंतव्य तक आसानी से पहुँच जाए। तो वो वृद्ध व्यक्ति विशेष योग्यजनों के लिए क्या है, इस प्रकार की रैंप वाली व्यवस्था सुविधाएं होना आवश्यक है। यात्रियों के चलने फिरने को सरल और सुसाध्य बनाने के लिए उनके सामान की सुविधा पूर्वक लाने ले जाने के लिए, अब सामान जो कोई व्यक्ति एक यात्रा करके यहाँ उतरता है तो उसको दूसरे स्टैंड पे जाना है, तो वहाँ तक तो उनके सामान की, अब मान लो यहाँ पर सीढ़ियाँ होती है तो सीढ़ियों पर ऐसा व्यक्ति कैसे लेकर जाएगा, विशेष योग्य व्यक्तियों के लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। अन्य व्यक्ति तो क्या है जैसे जैसे करके ऊपर ले जाएगा, लेकिन जो विशेष योग्यजन है उनके लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि वो अपने बैग को आगे कैसे लेकर जाए। अगर वहाँ पर रैंप वाली व्यवस्था हो तो वो उस बैग को घसीटते हुए आगे ले जा सकता है, क्योंकि आजकल ट्रैवलिंग जो बैग आते हैं जिसमें पहिए भी आते हैं लेकिन सीढ़ियों पर वो नहीं चल पाते। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं होना जरूरी है। अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, हवाई अड्डों, सड़कों, रेलवे स्टेशन आदि पर चलती हुई स्वचालित सीढ़ियाँ या रैंप का प्रयोग होना या रैंप का निर्माण होना आवश्यक है, ताकि ऐसे स्थानों पर फुट ब्रिज के ढह जाने अथवा भगदड़ मचने की घटनाओं को कम किया जा सके। अब कई बार क्या है, स्वचालित सीढ़ियाँ इस प्रकार की होती है तो व्यक्ति अपने अपने निर्धारित स्थान पर आसानी से पहुँच जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएँ हर जगह होनी चाहिए। विकास व्यक्ति को ज़्यादा आर्थिक संसाधन के साथ सशक्त करता है। विकास व्यक्ति का जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होता है व्यक्ति उतने ही संसाधनों का प्रयोग ज़्यादा करता है। तो यहाँ पर अपन जो बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति को सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक संपन्नता की ओर ले जाती है, इसके फलस्वरूप शहरों की सड़कों पर कारों की संख्या, कार चालकों अविवेकपूर्ण व्यवहार अत्यधिक, इसमें बात कर रहे हैं कि बहुत सारे अपने नाबालिग जो बच्चे होते हैं वो इस प्रकार के ड्राइविंग करते हैं सड़क के ऊपर, फोर व्हीलर, टू व्हीलर, इनकी ड्राइविंग नाबालिग है तो उनको आप ड्राइविंग नहीं करने दें। ड्राइविंग तभी करवाए जब वो पूर्ण रूप से इसके लिए सक्षम हो जाए, 18 वर्ष से उसकी अधिक एज हो जाए और उसके पास प्रॉपर रूप से ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध हो। तो जिससे क्या है, हमारी जो दुर्घटनाएं होती है उन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। नशा करके गाड़ी चलाने आदि की संख्या आज लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो इनको धीरे धीरे इनके ऊपर सख्ती से जब तक नियंत्रण नहीं किया जाएगा तब तक ये घटनाएँ ऐसे ही बढ़ती रहेगी। ऐसे खतरों के मामले में केवल सख्त सज़ा से ही समाप्त, केवल किसी व्यक्ति को सज़ा दे करके अपन काम समाप्त नहीं कर सकते। उन व्यक्तियों को एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाए जिससे आगे भविष्य में वो इस प्रकार की गलती को ना दोहराए। तो ऐसी चीज़ें जो है उनका भी ध्यान इसमें रखना ज़रूरी है। इसमें आपकी बुक के अंदर कोई एक इस प्रकार का एक्सीडेंट जो है, उस एक्सीडेंट से संबंधित एक केस की डिटेल दी हुई है कि उस केस की डिटेल के बारे में अपन देखते हैं कि वो केस की डिटेल क्या है। टक्कर मारकर भागने का एक प्रकरण था। टक्कर मारकर भागना, अब पहली बात तो अपने को विशेष, हालांकि वर्तमान में अपन देखते हैं कि किसी की व्यक्ति के टक्कर लग जाती है या कई बार ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो जो टक्कर मारने वाला व्यक्ति होता है वो वहाँ पर रुकता नहीं। उसका कारण क्या है कि वहाँ पर जो उग्र भीड़ होती है, धीरे धीरे जो भीड़ इकट्ठी होती है, अगर वो बेचारा वहाँ पर रुक भी जाए तो उसके साथ और ज़्यादा दुर्घटना घटित हो जाए। तो एक ऐसी आशंका है। तो इन आशंकाओं से लोगों को जागरूक कि व्यक्ति ने जानबूझ के तो कोई ऐसा करता नहीं है, लेकिन गलती से अगर हो भी जाता है तो उसको उसकी सहायता करनी चाहिए जिसके लग जाती है। तो इसमें एक ऐसे केस के बारे में बताया गया आपकी इस बुक में कि टक्कर मारकर भागने का एक प्रकरण था जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पेरेरा की सज़ा का समर्थन, पेरेरा को जो सज़ा दी गई थी उसका सर्वोच्च न्यायालय ने भी क्या किया था, निम्नस्थ अदालत द्वारा जो फैसला सुनाया गया उसका समर्थन किसने किया था, सर्वोच्च न्यायालय ने। ये केस नंबर भी इसमें दिया हुआ है। ये नई दिल्ली की घटना है। बृहस्पतिवार के दिन सर्वोच्च न्यायालय ने एलिस्टियर एंथनी पेरेरा के टक्कर मारकर भागने के प्रकरण में उसे दोषी ठहराते हुए, किसने, बृहस्पतिवार के दिन सर्वोच्च न्यायालय ने एलिस्टियर एंथनी पेरेरा नामक जो व्यक्ति था कि टक्कर मारकर भागने के प्रकरण में किसी दोषी ठहराई जाते हुए फैसले को यथावत रखा, जिसमें मुंबई में 6 साल पहले 7 व्यक्ति मारे गए थे। उसकी गलती की वजह से वहाँ पर 7 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। तो उस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने सही ठहराया। सर्वोच्च न्यायालय ने पेरेरा की जमानत की अनुमति भी रद्द कर दी। यानी उसने, अब कई बार अपन देखते हैं अपना जो केस नीचे वाली अदालत में चलता है तो उस केस में अपने को कोई फैसला सुना दिया जाता है तो उसके खिलाफ अपन सर्वोच्च न्यायालय में अपील करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, उस जो नीचे वाला जो अदालत में फैसला मिला था उस फैसले को यथावत रखा और उसकी जमानत की अर्जी भी खारिज कर दी।
बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा 3 वर्ष की जेल की सज़ा भुगतने का उसको आदेश दिया गया था, बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा। अब बॉम्बे उच्च न्यायालय के बाद में सर्वोच्च न्यायालय आता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को जैसा था वैसा यथावत रखा। आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय, आर.एम. लोढ़ा वहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता, क्योंकि वहाँ पर सुनवाई जो होती है 2 से 3 जो अपने उच्च न्यायाधीश होते हैं या न्यायाधीश जो होते हैं वो 2 से 3 की बेंच में सुनवाई करते हैं, यानी एक व्यक्ति उसमें फैसला नहीं करके 2 से 3 व्यक्ति आपस में डिस्कशन के बाद में ही फैसला सुनाते हैं। तो आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने उसकी जमानत रद्द कर दी और जेल में शेष अवधि गुजारने का उसको आदेश दिया। न्यायालय ने परेरा द्वारा भेजी गई विशेष अवकाश याचिका, जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया था, फैसले को चुनौती दी थी कि साहब मैं दोषी नहीं हूँ, पर निर्णय दिया कि धारा 304 के अंतर्गत 3 वर्ष की सख्त कैद और धारा 333 के अंतर्गत 1 वर्ष और 6 माह की कैद भयंकर चोट पहुंचाने के लिए परेरा को दी गई है। फैसला देते समय न्यायालय ने व्यक्त किया कि सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। उसको 2 अलग अलग केसों में 2 अलग अलग सजाएं सुनाई गई, लेकिन उसका फ़ायदा ये था कि उसको दोनों सजाएं, एक केस में तो उसको जैसे मिल गई 2 साल की सज़ा, एक केस में मिली 1.5 साल की सज़ा। अब वो आज से जब चल रहा है तो ये भी 1.5 साल में ये सज़ा समाप्त हो जाएगी, 2 साल में ये सज़ा समाप्त हो जाएगी। हालांकि उसको 2 मुकदमों में दोषी पाया गया था। वर्ष 2006 में 21 वर्षीय परेरा ने क्या किया था, बांद्रा में सड़क की पगडंडी पर सोए हुए 15 लोगों पर अपनी टोयोटा करोला कार जो चढ़ा करके उनको कुचल दिया था। और यही केस मुंबई अदालत में जब उसको सज़ा सुनाई गई, उसकी अपील उसने सर्वोच्च न्यायालय में की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी उस फैसले को यथावत रखा गया और सेशन कोर्ट ने बिना दंड दिए परेरा को अब इसमें एक चीज़ और है, पगडंडी पर सोते हुए 15 लोगों पर अपनी टोयोटा करोला जो कार है वो चढ़ाकर कुचल दिया। उस समय वो नशे में पाया गया और 7 श्रमिक उस एक्सीडेंट में मारे गए, कई घायल हो गए। सेशन कोर्ट जो होता है छोटे वाले जो स्तर पे जिला अदालत जो थी, सेशन कोर्ट ने क्या किया, बिना दंड दिए बड़े उदारता के साथ परेरा को क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया। बाद में यही केस बॉम्बे उच्च न्यायालय में ने सेशन कोर्ट के फैसले के सार्वजनिक विरोध के इस मुकदमे को फिर से, तो मुंबई उच्च न्यायालय ने क्या किया, इस केस को अपने अधीन कर लिया जब इसका पब्लिक ने इसका विरोध किया। इस सेशन कोर्ट ने क्या किया, उसको सज़ा दिए बिना छोड़ दिया था। तो राज्य सरकार ने भी सख्त सज़ा की मांग करते हुए दोबारा से इसकी सुनवाई करने की प्रार्थना प्रस्तुत की और उच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई की गई। उच्च न्यायालय में उसको दोषी पाया गया और उसको सज़ा दी गई। फिर उसने क्या किया, अपने सज़ा के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचकर उसने अपील जमानत की अर्जी वहाँ पर जमानत की अर्जी दी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस न्यायालय की सज़ा को यथावत रखा और उसको किसी प्रकार का इसका फ़ायदा नहीं दिया। तो ये सड़क सुरक्षा से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण केस होते हैं जिनके बारे में जानकर अपन जान सकते हैं कि किस प्रकार से लोग एक दूसरे से बच सकते हैं। अभी इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हुए जब अपन घर से बाहर निकलते हैं तो सड़क सुरक्षा से संबंधित अपने जो यातायात के जो नियम है उन नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़े। ठीक है, अभी इसके कुछ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि इसी सड़क दुर्घटना से संबंधित वाला आप इसमें आगे जो इजी है उसको पढ़ लेना, और फिर भी समझ में नहीं आए तो एक बार और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको देखते हैं और उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे। एक चैप्टर और है अपने इसका लास्ट वाला, स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन, उसको भी अपन पढ़ेंगे और उसके बाद में चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।